हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवीएस के जो एलडीसीई के एग्ज़ाम होते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एलडीसीई। और ये एग्ज़ाम 22 जनवरी 2023 को हुआ था और हम डिस्कस करेंगे पीजीटी फिजिक्स के क्वेश्चन। और ये एग्ज़ाम हुआ था 22 तारीख को और आज है 30 तारीख जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 30 जनवरी 2023। तो देखो, टोटल जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे 120 थे और 120 क्वेश्चन को हम पार्ट वाइज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 20 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ 1 सेकेंड इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपको पूरा डेटा दिया हुआ है कितना होता है। वैसे तो आप डायरेक्टली ध्यान रखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 4.85 10 की पावर -6 रेडियन होता है। सेम क्वेश्चन डीएसएसबी में आया था, लेकिन वहाँ पर पूछा था कि 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। देखो, यहाँ पर सब डाटा गिवन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन है, तो मैं लिख सकता हूँ कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, या 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन में 180 रेडियन। ठीक है, अब देखो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को आप इस तरह ये साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं। तो आप ये देखो कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स है और 1 मिनट में 60 आर्क सेकंड है। तो इसका मतलब 1 डिग्री में कितने आर्क सेकंड होंगे 60 इंटू 60, यानी कि 3600 आर्क सेकंड। और 1 डिग्री में कितने रेडियन है, तो वह है पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 3600 आर्क सेकंड में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। मुझे चाहिए 1 आर्क सेकंड में, मुझे चाहिए क्या 1 आर्क सेकंड में कितने रेडियन होंगे। तो 3600 को यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर आप ले आओगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 आर्क सेकंड विल बी इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 इंटू में 3600। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। और अगर आपको 1 मिनट में पता करना है कि कितने रेडियन होंगे, तो आपको बस ये 3600 की तरह इसकी जगह पर सिर्फ 60 से डिवाइड करना होगा, जो कि आएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ठीक है, तो 1 मिनट में 2.91 10⁻⁻4 रेडियन। एक्चुअली जो मैं बात कर रहा था डीएसएसबी में 2021 में ये क्वेश्चन था मेल कैंडिडेट में, और ये क्वेश्चन आप देख रहे हो एलडीसी में पूछा गया है। 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 11th चैप्टर 2 से है। इफ द मोमेंटम एरिया एंड टी इज द फंडामेंटल क्वांटिटी देन द एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, इसमें सबसे सिंपल तरीका ये कि आप ये मान लो कि जो भी क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। तो वो मोमेंटम पर डिपेंड कर रही है, एरिया पर डिपेंड कर रही है और टाइम पर डिपेंड कर रही है, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी पावर पर डिपेंड कर रही है। तो मैं मान लेता हूँ वो अल्फा, बीटा और गामा पर डिपेंड कर रही है। तो प्रोपोर्शनल साइन हटा करके हम लगा लेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट के, पी की पावर अल्फा, एरिया की पावर बीटा इंटू टाइम की पावर गामा। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml² T-2। अगर नहीं पता तो आप हाफ mv² से निकाल सकते हो या mgh से निकाल सकते हो, यही फॉर्मूला आएगा ml² T-2। और मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मतलब mlt-1। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा mlt-1 की पावर अल्फा, और एरिया मतलब l का स्क्वायर की पावर बीटा, और टाइम मतलब t तो उसकी पावर गामा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ जो m, l और t की पावर है उनको इक्वेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर m की पावर देखो तो कितनी है 1। पहले मैं इसको थोड़ा एक स्टेप और लिख देता हूँ, ml² T-2। देखो m की पावर टोटल कितनी आएगी यहाँ पर अल्फा, l की कितनी आएगी l अल्फा यहाँ पर है, और 2 बीटा, और बस और कुछ नहीं है l के साथ, और टाइम की माइनस अल्फा यहाँ से और गामा यहाँ से, तो प्लस के गामा। अब आपको क्या करना है, पावर को कंपेयर करना है। तो देखो, अब हम करेंगे पावर को कंपेयर एम एल टी की, लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि m पर पावर अल्फा इधर, तो अल्फा
इधर है और एम पर पावर इधर कितनी है 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अल्फा हमने किस पर पावर मानी थी, मोमेंटम पर है। अब आप सभी ऑप्शन पे जाओ, ये देखो कि पी की पावर 1 कहाँ पर है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 है। तो आप ये देखो इसमें तो स्क्वायर आ रहा, तो ये ऑप्शन तो हटा दो। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, मतलब इतना तो हमने एक ऑप्शन तो हटा दिया, अभी बाकी और भी हटाएंगे। अब पावर कंपेयर करो आप टी की। मैं पहले टाइम की पावर को कंपेयर करूंगा, क्योंकि मुझे अल्फा की वैल्यू पता है। तो माइनस अल्फा प्लस गामा इक्वल टू कितना, -2 है इधर, तो -2। और गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 प्लस में अल्फा इक्वल टू -2 प्लस 1, जो कि कितना बचेगा -1। तो गामा की वैल्यू -1, इसका मतलब टाइम पर पावर कितनी आएगी, टाइम पर पावर आएगी -1। अब जितने भी ऑप्शन है ना, मतलब इन दो जो हमें हमारे बचे थे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में, आप ये देखो कि टाइम की पावर -1 सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में आ रही है। यही हमारा सही आंसर भी होगा। ठीक है, मतलब आपको जरूरी नहीं कि आप बीटा भी निकालो, वैसे अगर निकाल भी लो तो मैं आपको बता देता हूँ अल्फा प्लस 2 बीटा किसके बराबर आएगा, 2 के। तो 2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस अल्फा, 2 -1 मतलब 1, तो 2 बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो आप ये देखो बीटा किस पर था, ए पर, तो ए पर पावर आएगी 1/2, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो बस दो निकालो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम कम करो, सोचो ज़्यादा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखो फॉर्मूला आपको गिवन है, टाइम पीरियड 2π√L/g। एल की जो मेजर्ड वैल्यू है वो 40 सेंटीमीटर है, और उसको मेजर करने में 2 मिलीमीटर की एक्यूरेसी है हमारे पास। द टाइम फॉर 200 ऑसिलेशन आपको दिया हुआ है कि 180 सेकेंड है, यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 2 सेकेंड रेजोल्यूशन। द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी आपको बताना है कि कितनी एक्यूरेसी होगी। तो देखो हमारे पास t इक्वल टू 2π√L/g है। अब पहले तो g हमें निकालना है ना, तो g को हम एक तरफ रखेंगे, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 4π का स्क्वायर L अपॉन में जी। मैंने क्या करा, दोनों का स्क्वायर कर दिया है। तो g इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4π का स्क्वायर अपॉन में L अपॉन में जी, सॉरी टी का स्क्वायर। तो डेल्टा जी अपॉन जी, यही तो एक्यूरेसी हमें पता चलेगी, वो बराबर होगा डेल्टा L अपॉन L प्लस में 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी। देखो जो भी पावर है ना वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर आप रिलेटिव एरर भी इसी तरह से हम निकालते हैं। ओके, नाउ डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल की वैल्यू 2 मिलीमीटर। तो देखो दोनों को मैं सेम यूनिट में लिखूंगा, तो इट विल बी बेटर कि आप दोनों को एसआई यूनिट में लिख लो। 2 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर में, 40 सेंटीमीटर मतलब 40 × 10⁻²। अब यहाँ पर आते हैं, देखो डेल्टा टी क्या होगा मैं लिख देता हूँ डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारा क्या है, लीस्ट काउंट, मतलब डेल्टा टी होगा लीस्ट काउंट, जो कि है हमारे पास 2 मिलीमीटर लीस्ट काउंट, और उसको हम डिवाइड कर देंगे, लीस्ट काउंट को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन से। ठीक है, अब हमारे पास लिस्ट काउंट कितना है, वो है 2 सेकंड का रिजोल्यूशन, और उसको हम डिवाइड करेंगे 200 से। ओके, नाउ टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होता है कि आपको, आपने कितने ऑसिलेशन करवाए उसके लिए टोटल टाइम 180 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 180 को डिवाइड कर देंगे 200 से। ठीक है ना। ओके, नाउ हमें चाहिए 2। अब डेल्टा टी अपॉन टी चाहिए। जब आप डेल्टा टी अपॉन टी निकालेंगे तो देखो 2/200, 180/200, तो 200 से तो 200 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आपके पास 2/180। ठीक है, 2/180, मतलब 2 क्या था हमारे पास, रिजोल्यूशन रिस्ट वॉच का, और 180 क्या था, जो टाइम लग रहा था 200 ऑसिलेशन के लिए। ओके, नाउ क्योंकि परसेंटेज चाहिए तो इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 100 की। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पर हमें डेल्टा टी अपॉन टी चाहिए, तो मैंने डायरेक्टली यहीं पर डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड करके आएगा 200 से 200 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 2/180 बचेगा। अब आप इसको लिख सकते हैं, देखो 2/40, और ये 10⁻⁴ नीचे आएगा 3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 × 4 180, और इंटू 10⁻²। अब देखो इसको आप लिख सकते हैं 1/2, मतलब 2/10⁻² हो जाएगा, और 10⁻² प्लस 4 × 10⁻² अपॉन में 180। यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, तो 2 और प्लस में जो भी है वो हमें यहाँ से निकालना है। अब ये है 400 अपॉन में 180, या फिर आप इसको 0 से 0 कैंसिल करके 40/18 भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर 1/2 आएगा, इसको मैं ठीक कर देता हूँ जरा, एक मिनट।
तो यहाँ से 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कैंसिल, 1/2 मतलब 0.5। यहाँ पर हो गया 400 अपॉन में 180 जो कि आएगा 2.22। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.722, और इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूँ तो हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि देखो 2 से तो ज़्यादा है और 4 से कम है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके कितना आएगा, 3% है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी क्लास 11th में चैप्टर 2 में मिलेगा एग्जाम्पल में। तो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे केवीएस में, सब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ साइड टू बी मेजर्ड इज 6.407 मीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 4। तो मैं उसी आंसर को चूज करूंगा जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगे, यानी कि इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 से ज़्यादा है। तो इन दोनों में से कौन सा होगा वो देखते हैं। अब 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी, 6.407, और साइड का करना है हमें स्क्वायर। अब अगर आपको 6 की क्यूब याद हो तो 6 की क्यूब मतलब 6×6 = 36 इंटू 6 आता है 216, 216। मतलब ये जो आंसर आएगा ये 216 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब 216 से ज़्यादा ही होगा। 146 तो होने से रहा, तो ये आंसर भी ये भी सही नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मैं करके दिखा देता हूँ वैसे आपको। 6 इंटू 6.407 का स्क्वायर कितना आएगा, 41.04। और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6 की तो हमें मिलेगा 246.29, और राउंड ऑफ करके वो कितना हो जाए 246.3। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। देखो भले कैलकुलेशन में आपका 246.29 आगे भी कुछ आएगा, लेकिन आप ये आंसर नहीं लिखोगे, क्योंकि आप अपना जो फाइनल आंसर लिखोगे वो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से लिखोगे। और क्योंकि हमें वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 4 दे रखा है, तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स कितना होगा, ये बताना है आपको रेडियन में। देखो जब भी आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो आप डॉट को याद करो। ए डॉट बी इक्वल टू कितना होता है, ए बी कोस थीटा। तो अगर आपको एंगल निकालना तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर कितना होगा, ए डॉट बी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का अपॉन में मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। अब किसी भी वेक्टर का मान लो कोई वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे निकालते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर करेंगे, उनको ऐड करेंगे और उसका रूट, वो होता है हमारा मैग्नीट्यूड। और डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई वाले की आई वाले में मल्टीप्लाई, जे वाले कोफिशिएंट की जे वाले कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई, और के वाले की के वाले में। तो अगर यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे आई प्लस 2j माइनस के, और डॉट करना माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, ठीक है। डिवाइड में मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि देखो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा, और मल्टीप्लाई में फिर -1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 आ जाएगा। अब सेम कोफिशिएंट की सेम कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर 1 की -1 में करो तो -1 मिलेगा, फिर 2 की यहाँ पर 1 है तो +2, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 2 अपॉन में। देखो ये हो गया कितना, 2 2 जब 4 और 2 6, यानी कि √6, और यहाँ पर भी √6 आएगा, तो √6 इंटू में √6। तो कोस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 और 2 4 में से एक जाएगा 3, यानी कि 3 अपॉन में √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा 6, यानी कि ये आ गया 1/2। अब आप ये सोचो कि किस एंगल के लिए कोस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो होती है देखो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में हम सेम कोफिशिएंट की सेम कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 की -1 में करेंगे तो -1, 2 की 1 में करेंगे तो 2, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 2, और मोड कैसे लेना है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 रहेगा। यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर तो आ जाएगा √6, डिनोमिनेटर में √6, और ये आ जाएगा यहाँ पर 2 + 2
4 - 1 यानी कि 3/6। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है? जब एंगल 60 डिग्री हो, और उसको रेडियन में कहते हैं π/3। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, ए टॉय ट्रेन इंजन स्टेडली मूव्स इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा झूले, बचपन में मेले में आप झूला झूलने जाते होंगे, तो इस तरह का कोई सर्कुलर झूला होता है टॉय ट्रेन वाला। अब इसमें इसका जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर, और ये 6 राउंड 80 सेकेंड में कंप्लीट करा, यानी कि टाइम कितना ले रहा है? 80 सेकेंड, और जो नंबर ऑफ राउंड है वो कितना है? 6। आपसे पूछा है कि एंगुलर स्पीड कितनी होगी और मैग्नीट्यूड कितना होगा एक्सेलरेशन का। तो एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, जो कि हम 2π टाइम पीरियड से निकाल सकते हैं। और देखो यहाँ पर जब पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब ट्रेन मूव कर रही है, तो उस पर एक सेंटर सीकिंग फोर्स लग रही होगी, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है v² r या फिर ω²r। तो अगर मैं ओमेगा निकाल पाया तो आर की मल्टीप्लाई करके ω² में वो हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी निकाल पाएंगे। ओमेगा की एसआई यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या कोई भी एक्सेलरेशन होता है तो उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसको हम लिख लेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप ऑप्शन 3 और 4 देखो तो यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये तो वेलोसिटी की यूनिट है, एक्सीलरेशन की तो नहीं है ना। पहले आपको एंगुलर स्पीड बताना है, फिर एक्सीलरेशन बताना है। तो ये तो एक्सीलरेशन का यूनिट नहीं है, तो 3 और 4 ऑप्शन को तो वैसे ही हटा देते हैं। बचे हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड में भी आप ओमेगा देखो दोनों में सेम है, तो इट विल बी बेटर कि आप डायरेक्टली बस एक्सेलरेशन निकालो, इजी रहेगा। ठीक है, ओमेगा भी निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप एसी निकालते हैं। चलो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ω²r। लेकिन क्योंकि ओमेगा निकालना ही है तो कर लेते हैं इसको। अब देखो टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड होगा 2π टाइम पीरियड होगा कि आपने टोटल टाइम कितना लिया अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने, यानी कि वो आ जाएगा 80/6। ये आगे टाइम पीरियड। अब ओमेगा इक्वल टू कितना आता है? 2π/t। तो t की वैल्यू 80 और अपॉन में 6, जो ही हो जाएगी ओमेगा इक्वल टू इस 6 जाएगा ऊपर, यानी कि 12π/80। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.4713 रेडियन पर सेकंड। लेकिन इससे हम 1 और 2 में चूज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, जो कि ω²r के बराबर होगा। ω² की वैल्यू कितनी है, मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 12π/180 या फिर 0.47, जो भी आपको आसान लगे आप उससे कर लेना। इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई में रेडियस कितना है? वो है 14 सेंटीमीटर। चेंज करने की जरूरत नहीं है सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि ऑप्शन में सेंटीमीटर ही गिवन है। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3.10, और यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ध्यान रखना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई यूनिट नहीं है, ये सीजीएस सिस्टम है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2000 ग्राम यानी कि 2 kg है, is thrown at a speed of 16 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन 45 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन तो आई होप पढ़ा ही होगा अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। मैं तीनों के फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, हालांकि सिर्फ हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी, जो कि होती है u² 2g और sin² थीटा। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, मास पर डिपेंड नहीं करती, पहली बात। अब u कितना है हमारे पास? 16 का स्क्वायर मतलब 16 × 16 लिख लेते हैं, अपॉन में 2 × देखो g की वैल्यू यहाँ पर दी हुई नहीं है, 9.8 लेनी चाहिए, लेकिन मैं अभी 10 लेता हूँ, देखते हैं कुछ मिसमैच हुआ तो हम 9.8 ले लेंगे। sin² थीटा मतलब sin 45 डिग्री का स्क्वायर, तो sin 45 डिग्री का स्क्वायर। अभी 16 × 16 कोशिश करो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो, इंटू में 10, और sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पर तो स्क्वायर है ना, एक ही जगह स्क्वायर रखते हैं। 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2। अब 2 × 2 कितना? 4, तो ये कैंसिल होकर के यहाँ पर आएगा 4, और 16 चौक 64 होते हैं, 64 होते हैं, डिवाइड में 10, तो ये आएगा 6.4 मीटर। ठीक है,
अब आप अप्रोक्सीमेट आंसर देख लो, 6.0 तो नहीं होगा, 6.5, मतलब अगर हम 9.8 लेते तो 6.5 आ जाता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 6.5 मीटर। बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। मैक्सिमम हाइट का मैंने आपको बताया यू स्क्वायर अपॉन में 2g साइन स्क्वायर थीटा। और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। Question number 8. Which one of the following option represent the velocity time graph of an object under free fall with vertical upward direction is taken as positive direction? देखो, आपने फ्री फॉल में या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम इन इक्वेशन का यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन का v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब बॉडी फ्री फॉल मोशन कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो g के बराबर हो जाता है, यानी कि उसके उसमें आप इक्वेशन लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी और h इक्वल टू यू टी प्लस माइनस जो भी हो हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्योंकि जितने भी ऑप्शन है सभी में जो ग्राफ है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में है, तो मैं वो इक्वेशन पकड़ूंगा इन तीनों में से जिसमें वेलोसिटी और टाइम आ रहा हो। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को पकड़ो, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो ये जो इक्वेशन है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये y एक्सिस ये x एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस पर हमने क्या लिया वेलोसिटी, x एक्सिस पर हमने क्या लिया टाइम। तो आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से जो कि होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर y एक्सिस पर क्या है वेलोसिटी, x एक्सिस पर हमने क्या लिया हुआ है टाइम। तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और c यहाँ पर कांस्टेंट है। अब क्योंकि उन्होंने बोला है रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल व्हेन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, तो मैं मान रहा हूँ कि इनिशियल स्पीड हमारी 0 है, तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी v इक्वल टू जी टी। तो वेलोसिटी डायरेक्टली टाइम पर डिपेंड करेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ये तो 100% श्योर है। तो इसका मतलब ये ग्राफ सही नहीं होगा और ये भी ग्राफ नहीं होगा सही, क्योंकि ये तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, ये ओरिजिन है, तो वेलोसिटी यहाँ पर 0 दे रखी है, मतलब वो रेस्ट पर, तो इम्पॉसिबल हो गया। ये भी सही नहीं है, बचा हमारे पास ऑप्शन 4 और ऑप्शन 1। अगर आप ऑप्शन 4 को देखो, क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या करना है, व्हेन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान रहे हैं, बॉल कहाँ गिर रही है नीचे गिर रही है, यानी कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से फर्स्ट और फोर्थ में से वो ऑप्शन चूज करेंगे जहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव में हो, और वो किस में होगी ऑप्शन 1 में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगी ये मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, it covers a distance of h1 h2 h3 in first 5 next 5 and next 5 second respectively. the relation between h1 h2 और h3 कितना होगा ये आपको बताना है। देखो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप स्टोन को गिरा रहे हो अंडर ग्रेविटी, तो हम इक्वेशन और हमें हाइट और टाइम के बीच में रिलेशन यहाँ पर देखना पड़ेगा कैसे बनेगा। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन हो तो हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्योंकि हमें हाइट और टाइम में रिलेशन चाहिए तो उसके लिए ये इक्वेशन सुटेबल होगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अब देखिए बोला गया है कि पहले 5 सेकंड में उसने कुछ इट कवर्स अ डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस कवर किया h1 और उसको कवर करने में उसको टाइम कितना लगा है 5 सेकंड। तो इसका मतलब अगर मैं h1 को लिखूं तो h1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, h1 बराबर होगा, देखो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो इनिशियली वो जब पकड़ा हुआ है स्टोन उसके बाद ही तो गिरा रहे होंगे, तो इनिशियल स्पीड हम 0 ले लेंगे। तो h1 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2g और टाइम की वैल्यू 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा h1 आ गया। अब h2 निकालते हैं, तो जो h2 है वो क्या होगा, वो यहाँ अगले 5 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया यानी कि h2 ये हो गया अगले 5 सेकंड में, यानी कि जो टाइम अब टोटल होगा वो कितना होगा 5 ये और 5 ये, यानी कि टाइम हम लेंगे 10 सेकंड। और ये h2 कितना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो लेट h डैश है। ठीक है,
तो एच डैश पहले कितना होगा वो बता देता हूँ। तो वही फॉर्मूला लगाओ, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0, तो हाफ एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन जी लिख लेते हैं, और टाइम यहाँ से इनिशियल पोजीशन ए है और मान लो तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन है अभी बी, तो ए से बी तक जो हाइट उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एच डैश मैंने माना है, तो ये कितना हो गया हाफ जी, और टाइम कितना लगा इसको, 5 और 5 10 सेकेंड, यानी कि 10 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर H2 ये एच डैश नहीं है, H2 क्या है, H2 है जो उसने सिर्फ अगले 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया, यानी कि एच डैश में से H1 माइनस करना पड़ेगा, वो है H2। ठीक है, तो H2 की वैल्यू कितनी आई, देखो एच डैश में से मैं ऊपर वाला यानी कि जो पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया था वो निकाल रहा हूँ, तो एच डैश माइनस H1, तो ये हो गया हाफ जी 10 का स्क्वायर माइनस हाफ जी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बाद में यूज़ करेंगे, और H1 कितना है, H1 है हमारे पास हाफ जी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ जी 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अभी H2 इक्वल टू कितना आएगा, हाफ जी, देखो 100 माइनस 25 यानी कि 75। तो अगर मैं ये देखूं कि H1 और H2 में क्या रिलेशन होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, H2 इक्वल टू H2 अपॉन H1 देख लेते हैं, तो हाफ जी 75 डिवाइडेड बाय हाफ जी, और 5 5 जा 25, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो H2 अपॉन H1 इक्वल टू कितना आएगा 3। तो मैं कह सकता हूँ कि H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H अपॉन में H2 अपॉन में 3, H1 इक्वल टू कितना आएगा, H2 अपॉन में 3। अब आप ऑप्शन पे जाओ, देखो दोनों H1 H2 तो बराबर हो ही नहीं सकते, अभी मैंने बताया H1 बराबर H2 अपॉन 3 है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर H1 इक्वल टू H2 अपॉन 2 दे रखा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, बचा हमारे पास ले दे करके बस एक ही आंसर, H1 इक्वल टू H2 अपॉन में 3, मैंने प्रूव भी किया है। लेकिन अभी भी आपको अगर विश्वास नहीं है तो मैं आपको H3 भी निकाल के बता देता हूँ वो कैसे निकालेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे तो बस इतना काम करो, बाकी मत करना, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। देखो अब मैं मान लेता हूँ कि वो ए पोजीशन से अगले 10 और प्लस 5 यानी कि लेट टोटल 15 सेकेंड हो गए, तो मैंने माना कि अब उसने टोटल डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन से ए पोजीशन से वो सी पॉइंट पर आ गया है, तो टोटल डिस्टेंस एच डैश कवर किया होगा, लेट एच डबल डैश वो कितना हो जाएगा हाफ जी, अब जो टोटल टाइम लगा होगा लेट T3 का स्क्वायर, यानी कि एच डबल डैश बराबर होगा हाफ जी इंटू में टाइम कितना टोटल 15 का स्क्वायर, यानी कि एच डबल डैश इक्वल टू हाफ जी। अब मैं इसको बाद में खोलूंगा 15 का स्क्वायर को, लेकिन मुझे क्या निकालना है, H3 निकालना है। तो H3 क्या होगा, तो H3 होगा हमारे जो B से C तक का जो डिस्टेंस है वो है H3। अब ये कैसे निकालें, तो अभी हमने H डबल डैश निकाला है जो कि पूरा AC है, मतलब आप AC डिस्टेंस में से, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, AC डिस्टेंस में से आप माइनस कर दो डिस्टेंस, ये कंप्लीट माइनस यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि है, इसको AB हमने माना हुआ था, तो A से B, तो देखो AC डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस पूरा AC मतलब वो है H डबल डैश माइनस A से B तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो हमने निकाला था H डैश यानी कि हाफ जी, मतलब H डैश अभी लिख लेते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं दोनों की, H डबल डैश कितना हाफ जी 15 का स्क्वायर माइनस H डैश कितना हाफ जी और 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा हाफ जी 15 का स्क्वायर मतलब 225, 100 का स्क्वायर सॉरी 10 का स्क्वायर 100, 225 में से अगर आप 100 माइनस करोगे तो 125 बचेगा, 125, तो H3 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, हाफ जी 125। अब H3 और H1 का रेशियो निकाल लेते हैं, तो H3 अपॉन H1 कितना आएगा, तो H3 हमारे पास है 1 अपॉन में जी 125, और H1 कितना है हमारे पास, H1 हमने निकाला था अभी, H1 1 अपॉन में 2G, 1 अपॉन में 2G 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो इसको इससे कैंसिल कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 25 इंटू 5 अगर करेंगे तो 125 आता है, तो ये बचेगा 5। तो हम लिख सकते हैं कि H1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, H3 अपॉन में 5। तो आप फिर से देखो कि H1 बराबर किसके, H3 अपॉन में 5 के, और आप अगर H3 और H2 का रिलेशन निकालेंगे तो वो 5/3 इस तरह से आएगा, लेकिन हमें क्या बताना है, H1 इक्वल टू H2 अपॉन 3 निकाला,
फिर h1 बराबर h3/5 हमने फाइंड कर लिया है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन था क्लास 11th के चैप्टर 2 से मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 10, अ बस एट रेस्ट। अब जब वो रेस्ट पर तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0। एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली। देखो तीसरा क्वेश्चन है जो यूनिफॉर्म मोशन से आया, यानी कि हमें यहाँ पर भी ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब टू स्पीड ऑफ, ये फाइनल स्पीड हमें दी हुई है 60 मीटर पर सेकेंड और टाइम गिवन है 15 सेकेंड। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये आपको बताना है। पहले देख लेते हैं कि एक्सीलरेशन कितना हुआ। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में टी। फाइनल वेलोसिटी है 60, इनिशियल वेलोसिटी है 0 अपॉन में टाइम है 15। तो 60/15 ये कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ चुका है। अब निकालेंगे डिस्टेंस। तो या तो आप इस इक्वेशन को यूज करो क्योंकि आपको फाइनल स्पीड भी पता है, इनिशियल स्पीड भी पता है, एक्सीलरेशन भी पता है। या आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको टाइम भी पता है, इनिशियल स्पीड 0, एक्सीलरेशन भी पता है। तो मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी है 60, तो उसका स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलेरेशन है हमारे पास 4 इंटू में डिस्प्लेसमेंट, मतलब वही डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये आएगा 60 इंटू में 60 इक्वल टू 8 इंटू में डिस्प्लेसमेंट जो हमें निकालना है, या एस इक्वल टू कितना हो जाए 60 इंटू में 60 अपॉन में 8 जो कि आएगा 450 मीटर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन ईस्ट टू वेस्ट। मतलब हमारे पास दो पैरेलल रेल ट्रैक है, मतलब एक ये मान लेते हैं और एक ये, ठीक है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मैं मान रहा हूँ कि हमारी जो स्क्रीन है कुछ इस तरह से, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब ट्रेन ए मूव्स ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन ए है वो ईस्ट की तरफ जा रही है, ट्रेन ए मूव्स ईस्ट विद द स्पीड ऑफ। तो मान लेते हैं ट्रेन ए इस तरफ ऐसे जा रही है और इसकी जो स्पीड है वो आपको गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैं इसको मान लेता हूँ ये हमारी एक्स एक्सिस है और इधर प्लस आई एक्सिस होगी और इधर माइनस आई एक्सिस होगी। मतलब आपको पता है जैसे आप ओरिजिन इधर सेट करते हो तो ये प्लस एक्सिस और ये माइनस एक्सिस, तो इधर वाली डायरेक्शन को मैं प्लस आई लूँगा और इधर वाली डायरेक्शन को माइनस आई। तो हमारी जो वेलोसिटी है ट्रेन ए की वो कितनी हो जाएगी 72 और डायरेक्शन क्या रहेगी उसकी आई कैप, ठीक है, और यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी मूव्स वेस्ट विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन बी है वो पश्चिम में जा रही है, यानी कि वेस्ट की तरफ जा रही है और उसकी स्पीड हमें गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर और इसकी डायरेक्शन को मैं क्या मानूंगा, माइनस के आई कैप, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। आपको बताना है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ बी कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वी बी ए में इसको लिख रहा हूँ, एंड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर और इसकी डायरेक्शन कितनी है वो है माइनस के आई कैप। फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसकी डायरेक्शन कितनी है माइनस के आई कैप। सॉरी, जो वी ए है वो प्लस आई कैप है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस आई कैप। अब ये माइनस ये भी माइनस, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 108 आई कैप माइनस और माइनस 72 आई कैप। अब ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, माइनस 108 और माइनस 72 और आई कैप बाहर निकाल रहे हैं। किलोमीटर पर आवर में अभी मैं आंसर निकाल रहा हूँ, बाद में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 180 आई कैप और माइनस 180, ये किलोमीटर पर आवर में आया अभी, किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 10 और 5 यानी कि माइनस के 50 आई कैप। अब आप ये देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस 50 माइनस के आई कैप। अब माइनस आई कैप का क्या मतलब, माइनस आई कैप का मतलब है कि रिलेटिव स्पीड जो हमने निकाली है वो किस तरफ होगी, वेस्ट की तरफ। वो किस तरफ होगी, वेस्ट की तरफ, यानी कि टूवर्ड्स वेस्ट आप लिख सकते हैं इसको, टूवर्ड्स
वेस्ट। अब टुवर्ड्स वेस्ट वो कब जा रही होगी? जब वो ईस्ट से वेस्ट जाएगी, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड आई वो किस तरफ होगी? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट की तरफ जा रही है। तो वेस्ट की तरफ कब जा रही होगी? जब वो ईस्ट से आ रही होगी। तो हम क्या लिखेंगे? हमारी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 50 मीटर पर सेकेंड होगी, और डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब आप आंसर चेक कर ले कौन सा सही होगा। तो 50 तो दो ही आंसर में, इसमें वेस्ट टू ईस्ट है और इसमें ईस्ट टू वेस्ट है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन 3 को। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। सेम क्वेश्चन आपको क्लास 11th NCERT चैप्टर 3 में मिलेगा, और एग्जाम्पल में ऐसा ही क्वेश्चन गिवन है ट्रेन्स का। तो ये क्वेश्चन था रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 12, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरह से चेंज हो रही है। तो आपको बताना है कि एक्सेलेरेशन कितना होगा t = 2 सेकंड पर। तो देखो आपको पता होगा कि जो स्पीड अगर आप निकाल सकते हैं तो वो निकलेगी डिफ्रेंशिएट करके, यानी कि स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी, और एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वैसे वेलोसिटी बोलेंगे क्योंकि एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। फिलहाल तो हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले निकालेंगे वेलोसिटी, फिर निकालेंगे वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन, और जो एक्सीलरेशन की इक्वेशन बनेगी उसमें टाइम की वैल्यू रखेंगे 2 सेकेंड। आई होप कि आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पता होगा, जैसे कि अगर डी एक्स की पावर एन का आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो आता है एन इंटू में एक्स की पावर एन माइनस वन, और अगर आप किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करते हो तो वो आता है 0। अब स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी कितनी होगी? d/dt, एक्स कितना है 24, t माइनस के 6t की क्यूब अपॉन में 3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं v = 24, तो बाहर निकालो dt अपॉन में dt माइनस, देखो इसको ये 6/3 ना, इसको पहले ही 2 लिख लो आप। तो -2 को बाहर निकालेंगे, d/dt करेंगे किसका? t की क्यूब का। ओके, तो v = 24 dt/dt माइनस ये तो हो जाएगा 1, फिर -2 t की क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो t की क्यूब का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, मैंने क्या बताया? पावर आगे एक पावर कम, यानी कि 3t का स्क्वायर आएगा। तो ये इसका मतलब 3t का स्क्वायर, t की क्यूब का डिफरेंशिएशन आ गया 3t का स्क्वायर। अब देखो इसको आप लिख सकते हैं वेलोसिटी = 24 माइनस 2 × 3 मतलब 6t का स्क्वायर। अब वेलोसिटी आई, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू है dv/dt। तो d/dt वेलोसिटी अभी हमने निकाली 24 माइनस 6t का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी नहीं निकाली, वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली है। एक्सेलरेशन 24 तो कांस्टेंट उसका 0 माइनस 6 d/dt ऑफ t का स्क्वायर। तो a = माइनस, जैसे t की क्यूब का करा था तो 3 आगे आ गया था, एक पावर कम हो गई थी। यहाँ टी स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे आएगा और एक पावर हो जाएगी कम, यानी कि हो जाएगा -12t। अब बताइए कि t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू हमारे पास 2 सेकंड है, तो ये हो जाएगा -24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो -24 यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही रहेगा। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। आप देख लोगे यहाँ पर 3 ब्लॉक हैं और इनके मास गिवन है। अब इन तीनों पर एक अपवर्ड फोर्स F लगा रहे हैं, लेकिन ये बोला गया है कि द मासेस मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट होती है, जब स्पीड कांस्टेंट होती है, और आपको पता होता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। ठीक है, आगे पूछा है द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। ये जो 2m मास है इस पर नेट फोर्स कितनी होगी? जब इन सब का एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फोर्स बराबर होगा मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास कितना? 2m, एक्सेलरेशन कितना? 0। तो जो फोर्स आएगा वो भी कितना आएगा? 0, यानी कि आंसर सही होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 14, a stone of mass m tied to an end of the light string is rotated along a vertical circle of radius r। मतलब कोई वर्टिकल सर्कल कंसिडर कर लेते हैं r रेडियस का। अब इसमें बोला है T1 एंड T2 डिनोट द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मास इज क्रॉसिंग हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टेंशन है वो T1, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, और ये है इसका लोवेस्ट पॉइंट, और यहाँ पर टेंशन कितनी है? T2। अब आपसे पूछा है कि कौन सा एक्सप्रेशन सही है। तो देखो आपने वर्टिकल सर्कल मोशन पढ़ा होगा,
तो जो टेंशन होता है, मतलब टेंशन का जो डिफरेंस होता है लोवेस्ट पॉइंट माइनस हाईएस्ट पॉइंट का, TL माइनस TH, वो होता है 6 टाइम्स वेट ऑफ द बॉडी, जो भी वेट होता है। अब यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी है, T2, और हाईएस्ट पॉइंट पर कितने, T1, तो ये आंसर आएगा 6 mg। ठीक है, T2 माइनस T1 कितना आएगा, 6 mg। तो इसमें कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 2 की जगह 6 mg होगा, और उसी हिसाब से आंसर हमारा आएगा ऑप्शन 1। ध्यान रखना, जो लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन आती है और उसका अगर आप डिफरेंस लोगे हाईएस्ट पॉइंट से, तो वो 6 टाइम्स वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होगा। वही कंसेप्ट बस मैंने आपका सीधा लगाया है, T2 माइनस T1 इक्वल टू 6 mg। क्वेश्चन नंबर 15, आपके पास 6 वेक्टर गिवन है, उनकी डायरेक्शन गिवन है, आपको बताना है कि इन सभी ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मुझे आपको बताना होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि ये कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए दो वेक्टर कुछ इस तरह से हैं कि लेट ये एक वेक्टर हो गया ए देखो, किसी वेक्टर में ये होता है इसका हेड, और जो एरो होता है ये इसकी जो एरो होता है वो बताता है हेड को, और ये जो चीज़ होती है लास्ट पॉइंट ये बताता है इसके टेल को। अब मान लो एक वेक्टर ए हमारे पास, और दूसरा वेक्टर इस तरह से जा रहा है कि वो इसके हेड से शुरू हो रहा है, मतलब कि कोई मान लो दूसरा वेक्टर बी, ठीक है, तो बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड से मिली हुई है, टेल इसका यहाँ पर है और ये हो गया हेड। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ये तीसरी साइड को ट्रायंगल की रिप्रेजेंट करेगा टेकिंग इन द अपोजिट ऑर्डर, यानी कि ये हमारा जो रिजल्टेंट है, आप देखो रिजल्टेंट का जो टेल है वो ए के टेल से मिली हुई है, और जो इसका हेड है रिजल्टेंट वेक्टर का वो बी के हेड से मिला होगा। यानी कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है जिसमें कि दो साइड किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है टेकिंग इन द सेम ऑर्डर, ये इसका सेम ऑर्डर, मतलब दोनों एक यहाँ पर आया फिर यहाँ से शुरू हो गया, जो उसमें तीसरी साइड होगी टेकिंग इन द अपोजिट ऑर्डर, यानी कि अब मैं वेक्टर को इस तरह से नहीं लिखूंगा, अब मैं वेक्टर को लूंगा अपोजिट ऑर्डर में, यानी कि कुछ इस तरह से। तो if two vector denotes the sides of a right triangle, then the third side of that triangle will represent the resultant of the two vector। तो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो R क्या होगा, R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से A वेक्टर प्लस B वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, A प्लस B के। लेकिन ध्यान क्या रखना है हमें कि ये जो दोनों वेक्टर है जिनको आप ऐड कर रहे हो, इनका जो एक का हेड है वो दूसरे के टेल से मिला होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका टेल पहले वाले के टेल से मिला होना चाहिए, और उसका हेड दूसरे वाले वेक्टर के हेड से मिला होना चाहिए। इतनी चीज़ बस ध्यान रखना। अब देखो कैसे हम आंसर चूज करेंगे। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं तो वेक्टर बी नीचे की तरफ है, ठीक है, और वेक्टर ई है इस तरफ, ऐसे जा रहा है ये, और एफ कुछ इस तरह से है। तो अब आप ये देखो f यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैंने क्या कहा कि टेल टेल से मिलेगी, हेड हेड से। तो आप ये देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये हो गया आपका एक वेक्टर b और ये e। तो यहाँ तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका टेल इसके हेड से मिल रहा है, और यहाँ पर हेड हेड से मिल रहा है, तो ये तो चीज़ नहीं होगी ना। क्या होगा कि टेल टेल से मिले और हेड हेड से मिले, तो ये तो आंसर हमारा नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, b प्लस सी। b है आपका नीचे की तरफ, B है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और C है इस तरफ, और ये F के बराबर होगा क्या, F देखो इस तरफ जा रहा है ऐसे, तो ये तो कोई ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं कर रहा, तो ये तो हमारा आंसर मतलब वैसे भी नहीं होगा। सेकंड हटा देते हैं। ऑप्शन 3, D वेक्टर है ऊपर की तरफ और C वेक्टर है इस तरफ, और F वेक्टर के इक्वल कह रहा है, तो F वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो आप ये देखो ये भी कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा, तो इसका भी मैं आंसर सही नहीं मानूंगा। अब फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। फोर्थ में है डी मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है ये वेक्टर, और ई वेक्टर है इस तरफ, ये ऐसे, और एफ जा रहा है इस तरफ। तो अब आप ये देखो कि एफ क्या है, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। एफ क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि इक्वल टू के बाद लिखा है ना वो। और ये था हमारा डी वेक्टर और ये है हमारा ई वेक्टर। अब आप ये देखो क्या रिजल्टेंट वेक्टर का हेड हेड से मिल रहा है और टेल टेल से मिल रहा है, जो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होनी थी तो वो सेटिस्फाई हो रही है।
जो दोनों वेक्टर है उसका एक का हेड दूसरे के टेल से मिला होना चाहिए। तो आप ये देखो डी वेक्टर का जो हेड है वो ई वाले के टेल से जा करके मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो कि कंडीशन होती है ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन की। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ऐसा ही क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया था। और अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाएं, जो कि मैंने अपलोड भी किए हुए हैं। आप उससे हेल्प ले सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप ये देखो कि कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता है, पहले ही क्वेश्चन बनाते हैं, बस वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, a man of mass 60 kilogram climbs on a rope which can stand a maximum tension of 950 Newton. In which of the following case will the rope break? मान लेते हैं कि कोई पर्सन है और एक एक आपने देखा होगा बहुत सारे जो कुश्ती वाले होते हैं पर्सन, वो पेड़ पे रस्सी बांध देते हैं और फिर उस रस्सी पर ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसे कोई पर्सन है जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्लिप इसको इस रस्सी पर ऊपर चढ़ना है। ये जो रस्सी है इसकी दिक्कत ये है कि ये मैक्सिमम जो टेंशन बियर कर सकती है वो है 950 न्यूटन, और इस पर्सन का जो मास है वो है 60 किलोग्राम। तो आपको बताना है कि किस केस में ये जो रस्सी है टूट जाएगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द रोप ब्रेक। तो देखो पहली बात, अगर आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब कोई फोर्स आप नहीं लगा रहे होंगे, नेट फोर्स 0 होगी, तो तब तो ये नहीं टूटेगी। इसका मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड और यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड, तो इन दोनों केस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी रोप की, ये नहीं टूटेगी। और हमें मास ऑफ रोप को इग्नोर करना है। अब देखते हैं कि थर्ड और फोर्थ में से कौन सा सही होगा। तो देखो जब ये पर्सन ऊपर चढ़ रहा है तो इसका वेट तो हमेशा नीचे रहेगा ना, डब्लू, जो कि mg के बराबर होता है। ठीक है, और देखो इसमें जो वायर जो भी ये स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि पर्सन इस पे लटका हुआ है। मान लो यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया उसने, तो टेंशन किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। और हमेशा नेट फोर्स को हम क्या लिखते हैं, m इंटू एक्सीलरेशन के बराबर, ma के बराबर। तो यहाँ पर ma किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पर दो फोर्स है, एक तो ऊपर जो कि टेंशन है, माइनस डाउनवर्ड फोर्स जो कि उसका वेट है। तो t माइनस एम जी यहाँ पर नेट फोर्स लग रही होगी जो कि मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल है। अगर मैं एक्सीलरेशन निकालूं तो वो आएगा t माइनस के एम जी अपॉन में मास, मतलब कि ये मैं सेफेस्ट एक्सीलरेशन निकालूंगा यहाँ से। टेंशन कितनी 950 माइनस मास कितना है 60, इंटू में जी की वैल्यू नहीं दी तो मैं 9.8 लूँगा, अपॉन में मास कितना है 60। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी 6.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सीलरेशन इतना या इससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही एक्सीलरेशन इससे ज़्यादा हुआ, अगर मान लो कि आप जो एक्सीलरेशन ले रहे हो ए डैश, अगर वो ज़्यादा हुआ ए से जो अभी हमने निकाला है, तो रोप टूट जाएगी, रोप विल ब्रेक। ठीक है, ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है जिससे कि ये सेफेस्ट कोई पर्सन ऊपर चले जाए। अब देखो ये जो एक्सीलरेशन है तो 5.2 यानी कि इससे कम है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो एक्सीलरेशन गिवन है वो 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो जब ये इतने ज़्यादा एक्सीलरेशन से चढ़ेगा तो रस्सी श्योरली टूट जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन वो ले नहीं सकती। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। और किस तरह से निकाला है, तो मैंने एक सेफेस्ट एक्सीलरेशन निकाले जो हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन हुआ तो रस्सी टूटेगी, इससे कम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी रस्सी को। तो वही 7.2, इसलिए हमने आंसर चूज़ किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वहाँ पर मैन की जगह मंकी था, वेट थोड़ा कम था बस। क्वेश्चन नंबर 17, आपके पास 4 फोर्सेज हैं जो पॉइंट पी पर लग रही है, और यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग गिवन है, फिगर हमें दिया हुआ है। व्हेन P इज एट रेस्ट द फोर्स F1 एंड F2 आर। देखो P पॉइंट अगर रेस्ट पर है तो इसका मतलब ये होगा कि P पॉइंट पर जितनी भी फोर्स लग रही होगी, चाहे वो x डायरेक्शन में लगे चाहे वो y डायरेक्शन में लगे, वो सब नेट फोर्स कितनी होगी 0। नेट फोर्स कितनी होगी Fx और Fy में 0, यानी कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का केस है। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कोई भी वेक्टर है, लेट ए वेक्टर इस तरफ है,
और अगर ये एंगल इससे थीटा एंगल बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक तो इस तरफ आ जाए जिससे एंगल बनाए ना वो तो हो जाएगा ए कोस थीटा, और जिससे एंगल ना बना रहा वो कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। अब हमें F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये जो 1 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है ये इस एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रही है। इसका मतलब इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा 1 इंटू में कोस 45, और इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा 1 न्यूटन वाली फोर्स का 1 इंटू में साइन 45। हालांकि दोनों इक्वल होते हैं बट फिर भी हम इसके हिसाब से कंपोनेंट ले रहे हैं। ये हो गया 1 न्यूटन के दो कंपोनेंट, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। दूसरा ये जो 2 न्यूटन की फोर्स है इसके भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम रिजोल्व करेंगे। तो जैसे 2 न्यूटन की फोर्स आप इस तरफ देख रहे हैं तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये एंगल यहाँ पर बना रही थीटा, तो 2 न्यूटन है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2 न्यूटन कोस 45, हालांकि न्यूटन बाद में आएगा, और यहाँ पर ये वाला कितना हो जाएगा 2 साइन 45। तो इसका मतलब इस 2 न्यूटन का एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा 2 कोस 45, क्योंकि इससे 45 डिग्री एंगल बना रही है, और एक इस तरफ यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में इसका कितना कंपोनेंट आएगा 2 साइन 45 डिग्री। मैंने क्या कहा था आपको कि नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में और नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में कितनी लगेगी 0। अब आप ये देखो कि ये एक्स डायरेक्शन में दो फोर्स लग रही है यहाँ पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक तो F1 और एक 1 साइन 45, और माइनस आई कैप डायरेक्शन में कितनी है 2 साइन 45। क्योंकि नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 लग रही है तो जितनी फोर्स इस तरफ लग रही होगी उतनी फोर्स इधर लगेगी, तभी तो नेट फोर्स 0 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि एफ एक्स नेट फोर्स कितनी है 0, तो वो तभी पॉसिबल है जब जितनी फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रही हो उतनी फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी लग रही हो। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है F1 प्लस में 1 साइन 45, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कितनी लग रही है 2 साइन 45 डिग्री। अभी F1 इसकी वैल्यू होगी 1/√2 और 2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो F1 की वैल्यू आएगी 2/√2 माइनस 1/√2 जो कि आएगा 1/√2। इसका मतलब हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, देखो बाकी सब में ऐसा नहीं आ रहा तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3। लेकिन F2 भी निकाल लेते हैं। तो देखो F2 कैसे निकले, F2 यहाँ पर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है F2, और ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रही है, एक तो 1 cos 45 जिसको आप 1/√2 लिखोगे, और एक 2 cos 45 जिसको आप 2/√2 लिखोगे, क्योंकि cos 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है। अब नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में कितनी लग रही है 0, वो तभी तो 0 लग रही होगी जब जितनी फोर्स ऊपर लगा रहे हो उतनी फोर्स नीचे लग रही हो। तो इसका मतलब F2 किसके बराबर होगा 1/√2, और दूसरी फोर्स कितनी है 2/√2 यानी कि 3/√2, और यही तो आ रहा है F2 √3/2। तो मैंने क्या कहा था नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 लग रही होगी, इसका मतलब जितनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोर्स लग रही F1 साइन 45 उतनी ही नेगेटिव वाई डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही होगी। ऐसे ही जितनी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 1/√2 प्लस 2/√2 उतनी ही नेगेटिव वाई डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही होगी, तभी नेट फोर्स कितनी होगी 0। तो दोनों की हेल्प से हमने F1 और F2 निकाला। तो इसमें दो कंसेप्ट लगे हैं, एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का, दूसरा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये दो कंसेप्ट लगा करके इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आपको मास गिवन है M1 M2 और M3, और ये किसी पुली से किसी स्ट्रिंग के थ्रू बंधे हुए हैं। मास M हैंग्स फ्रीली एंड M2 एंड M3 आर ऑन रफ इंक्लाइंड सरफेस। तो यहाँ पर ये रफ प्लेन सरफेस है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें म्यू गिवन है, और आपको बताना है कि जब ये मास नीचे आएगा तो ये कितने एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ आएगा। देखो जब ये M1 मास नीचे आ रहा होगा तो इस पर टेंशन लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये दोनों मास क्योंकि टेंशन इस तरफ लग रही है तो ये इन दोनों मास को इस तरफ खींच रही होगी, तो यहाँ पर जो टेंशन लगेगी वो लगेगी इस तरफ।
क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो जो फॉर्मूले मैं यूज़ करूँगा वो आपको बता देता हूँ। जैसे एक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जैसे अगर कोई बॉडी किसी एम मास की कोई बॉडी है और वो किसी सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर रखी हुई है, प्लेन नहीं मतलब रफ सरफेस पर रखी हुई है, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू में जो भी उसका वेट होगा या फिर म्यू एम जी। दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करती है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो भी मोशन हो रहा होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। दूसरा, मैं हमेशा जब भी इस तरह के इक्वेशन होती है, मतलब क्वेश्चन होते हैं, तो उस पर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, सॉरी न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करूंगा, जो कि होता है एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन के। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ M1 ब्लॉक के लिए। जैसे M1 ब्लॉक है तो इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा और इसकी टेंशन, इस पर जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ लग रही होगी। तो इस पर जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी, देखो नीचे जा रहा है ना, तो इसका मतलब वेट ज़्यादा होगा, तो मैं वेट में से टेंशन को माइनस कर दूंगा और ये होगी इसकी नेट फोर्स। और नेट फोर्स को हम हमेशा कितना लिखते हैं, मास इंटू में एक्सीलरेशन। तो M1A इक्वल टू कितना आ गया, W माइनस टी। अच्छा, क्वेश्चन को आसान करने के लिए उन्होंने क्या कहा है कि तीनों मास को इक्वल आप मान सकते हो। तो M1 ना लिख करके मैं इसको सिर्फ M लिख रहा हूँ। M में इक्वल टू कितना आ गया, W कितना हो जाएगा, mg, तो हो गया M इंटू में G माइनस टी। इसको अभी यहीं पर रोक देते हैं फर्स्ट इक्वेशन मानते हुए। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जो बाकी दोनों मासेस हैं, दोनों एक तरफ इस तरह से बंधे हुए हैं। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, क्योंकि गिवन है सबका मास m लेना है। और इसमें टेंशन लग रही है इस तरफ, तो इसका मतलब ये इस तरफ जा रहा होगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक इस तरफ आ रहे होंगे ना। ओके, लेकिन जब ये इस तरफ मूव करेगा तो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, और मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करती है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लग रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितनी होगी, टेंशन में से हमें फ्रिक्शन फोर्स को माइनस करना पड़ेगा, और ये बराबर होगा नेट फोर्स के। और नेट फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू में एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर एक मास तो है नहीं, दोनों ही मास पर यहाँ पर फोर्स लग रही है, तो टोटल मास कितना होगा, m1 प्लस m2 यानी कि 2m इंटू में इसका एक्सीलरेशन लेट वही होगा जो जो नीचे वाले मास का एक्सीलरेशन यानी कि a। तो 2ma इक्वल टू कितना है, t माइनस एफ है। तो 2 इंटू में m इंटू में a इक्वल टू, टेंशन को t ही रहने दो, फ्रिक्शन फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था म्यू इंटू में r, म्यू इंटू में r। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो देखो हम दोनों मास को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, तो इन दोनों का नेट वेट डाउनवर्ड कितना होगा, mg, लेकिन दो मास है तो कितना हो जाए, 2mg। ठीक है, और म्यू नॉर्मल रिएक्शन, देखो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू आर होता है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में mg। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो यहाँ पर हम दोनों मास को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, तो टेंशन इस तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो नेट फोर्स होगी टी माइनस एफ। और नेट फोर्स को हम हमेशा मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर रखते हैं, तो यहाँ पर दोनों का मास हम कंसिडर कर रहे हैं 2m और एक्सीलरेशन a। फिर टेंशन टी, एफ इक्वल टू कितना होता है, म्यू इंटू में r, तो r मतलब नॉर्मल रिएक्शन, जो कि यहाँ पर वेट होगा इनका 2mg के, तो 2 क्योंकि दोनों मास लिए हैं 2mg। अभी एक काम करते हैं, हमें एक्सीलरेशन निकालना है, तो या तो आप टेंशन की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट करो, या यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट करो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लो। बट मैं फिलहाल ये करूँगा कि टेंशन की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, जो कि होगी m में माइनस, देखो टेंशन को इस तरफ ले जाओ तो mg माइनस m में, ये हो जाएगी टेंशन। कैसे, टेंशन को आप इस तरफ लाओगे और इसको इस तरफ, तो t इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस m में, यही हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 2m में इक्वल टू टेंशन कितना है, mg माइनस में m में, ठीक है, माइनस ट्वाइस mg इंटू में म्यू। क्योंकि आपको एक्सेलरेशन निकालना, तो ये वाला जो टर्म है इसको इस तरफ ले आइए, तो 2m में प्लस ma इक्वल टू mg माइनस 2mg इंटू में म्यू। तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, 3m में हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन, तो 3m में बराबर किसके आगे, देखो यहाँ से ना आप mg कॉमन ले लो, तो mg जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा माइनस के 2 इंटू में म्यू। m से m कैंसिल कर दो, क्योंकि आप देखो कहीं पर भी m आपको दिख भी नहीं रहा है ऑप्शन में,
एक्सीलरेशन निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 1 - 2 इंटू में म्यू इंटू में जी अपॉन में 3। ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। देखो कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 वाले को पकड़ लेते हैं तो 3 और 1 - 2 म्यू इंटू में जी, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी क्लास 11th में मिलेगा चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में, लेकिन वहाँ पर एक मास की, वहाँ पर 2 मास नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक ही मास गिवन है, लेकिन कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 19, अ ब्लॉक ऑफ मास m2 kg इज हेल्ड स्टेशनरी अगेंस्ट अ वॉल अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F। देखो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.25। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल। तो ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, यहीं पर रहे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी वो हमें फाइंड करना है। देखो अगर आप इस ब्लॉक पर फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं F, तो आपको पता है कि अगर आप कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन तो होता है, और जो रिएक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस तरफ होगा। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, F के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन में जो रिलेशन होता है वो होता है F = म्यू इंटू में आर। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू में आर। फिलहाल इस बॉडी का जो वेट होगा वो रहेगा डाउनवर्ड, यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी वो डाउनवर्ड होगी, कितनी होगी, mg के बराबर। ठीक है। अब इस वेट को बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, और वो जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, F, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से नीचे नहीं गिरेगा। और मैंने क्या माना, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किसके बराबर होती है, म्यू इंटू में आर के। तो F = किसके बराबर होगा, म्यू इंटू में आर, और ये किसके बराबर होगा, mg के। बट अगर मैग्नीट्यूड की भी बात की जाए तो फोर्स जो आप लगा रहे हो और जो नॉर्मल रिएक्शन जो कि वॉल बॉक्स पर लगा रही होगी, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, भले ही अपोजिट हो, पर आर और एफ का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना चाहिए ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना एफ की मिनिमम वैल्यू, एफ की वैल्यू निकालनी है। तो म्यू, क्योंकि आर और एफ बराबर है, ठीक है, तो मैं आर की जगह पर क्या लिख दूंगा, एफ = एम इंटू में जी। एफ निकालना है तो हो जाएगा mg अपॉन में म्यू। m कितना है 2, g की वैल्यू 10 गिवन है, और ये हो जाएगा 0.25। अब ये 0.25 है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 100, तो ये हो जाएगा 25 × 4 मतलब 25 चौक 100, और 4 × 2 8 × 10 80। तो 80 न्यूटन की फोर्स हमें लगानी पड़ेगी ताकि ऑब्जेक्ट वहीं पर रहे जहाँ पर इसको रहना चाहिए, नीचे न गिरे। अच्छा, जितने भी ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, इससे पहले हमने करवाए हैं ये वाला क्वेश्चन, आप देखोगे ना, ये क्वेश्चन AIPMT में आया हुआ था, इससे पहले वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ था। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया बना करके आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए मैं अलग पार्ट बनाऊंगा। क्वेश्चन है, अ व्हीकल एंटर्स अ सर्कुलर बैंड ऑफ रेडियस 200 मीटर at 72 km/h. At what angle should the surface be inclined banked for the safe driving at the speed? देखो ये टॉपिक है चैप्टर लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 से, और एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला होता है द एंगल ऑफ, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग का, ताकि मिनिमम वियर एंड टियर हो। तो देखो मान लीजिए एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू होती है v² अपॉन में rg के इक्वल। तो हमें तो यहाँ पर थीटा निकालना है, तो थीटा = कितना हो जाएगा, tan इनवर्स v² अपॉन में rg। अब देखो वेलोसिटी कितनी है, 72 km/h, तो मैं इसको मीटर पर सेकेंड यानी कि SI यूनिट में कन्वर्ट करूँगा। ये 4, तो ये कितना है, 20 मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं थीटा निकालने के लिए। थीटा = tan इनवर्स, वेलोसिटी कितनी है, 20 × 20 लिख लेते हैं, अपॉन में रेडियस कितना है, 200 मीटर है, और जी की वैल्यू गिवन है 10। तो अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 1 2 से 1 2 हटा दो, ये कितना है, 2/10। तो थीटा = tan इनवर्स 2/10, जिसको आप 0.2 भी लिख सकते हो। तो थीटा = tan इनवर्स 0.2, ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर
आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आया समझ में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ। थैंक यू एवरीवन, बाय। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ नया सीखा है इस पूरे वीडियो में, तो मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें आपने क्या कुछ नया सीखा है, भले ही वो कोई फॉर्मूला हो या कोई कंसेप्ट हो।